आज की टॉप स्टोरीज है। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की आखिर पॉलिसी क्या है? जब हम हुकूमती बुज़रा से बात करते हैं तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, ये स्मार्ट लॉकडाउन है। जब ये देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की इस वक्त पॉलिसी कोरोना से कॉम्बैट करने के लिए इसके बाद बात होगी नवाज शरीफ साहब की ट्वीट्स की गई। मरीम नवाज साहिबा दोबारा एक्टिव हुई हैं। नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह काफी उसमें बेहतर उनकी तबीयत है, तो एक नया सियासी इस पे डिबेट जो है आज सुबह से हम देख रहे हैं हो रही है। आखिर में चीनी रिपोर्ट, नून लीग और हुकूमत आमने सामने है। एक धुआंधार प्रेशर शहजाद अकबर साहब करते हैं, फिर एक और प्रेशर जो है वो शायद खाकान अब्बासी साहब करते हैं। तो ये प्रेशर जो खेल रहे हैं इस इशू के ऊपर, कोई इस पे अमली इकदामात हैं, वो कब आगाज होगा, ये हुकूमत से भी हम बात करेंगे। आगाज करते हैं जी प्रोग्राम का सबसे पहले, लेकिन उससे पहले पर्सनल न्यूज इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे नजदीक ये बड़ी जरूरी बात है। एक सोशल जो स्टिग्मा है उसका भी इससे ताल्लुक है। कुछ दिनों पहले, तकरीबन 2 दिन पहले, मुझे कुछ सिम्टम्स महसूस हुए जिसमें बुखार था, कुछ ड्राई कॉफ थी, बॉडी एक्स थी, बॉडी पेन्स थी। तो फौरन मैंने अपने आप को आइसोलेट किया और उसके बाद मैंने टेस्ट अपना कोविड का करा लिया। 24 घंटों के बाद जब रिपोर्ट सामने आई तो वो कोविड पॉजिटिव थी। उससे पहले मैंने अपने दफ्तर के अंदर लोगों को इस बात के बारे में आगाह कर दिया, अपने घर वालों को आगाह कर दिया और सेल्फ आइसोलेट किया। सवाल मैं सिर्फ इसलिए यहाँ पे खड़ा कर रही हूँ क्योंकि हम में से बहुत लोग अब ये देख रहे हैं कि ट्रेंड सामने आ रहा है कि या तो वो टेस्ट कराते नहीं है घबरा कर, और अगर टेस्ट करा लें तो उसके बाद अपने इर्द गिर्द लोगों को बताते नहीं है, जिसकी वजह से उनकी जो जिंदगी है वो खतरे में डल सकती है। सो बड़ा जरूरी है कि हम इससे जुड़े सोशल स्टिग्मा से जान छुड़ा लीजिए। एक ये बीमारी है जिसको जैसे हमने अपनी पॉलिसी अपनाई हुई तो लगता है कि अब हर किसी को होनी है या बहुत बड़ी तादाद में लोगों को होनी है, तो उसको छुपाने का कोई फायदा नहीं है और उसमें कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं है। इसी नोट पे मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहती थी। चले जी, अब आपसे हम इस इशू पर बात करेंगे कि ये जो केसेस हैं इनमें बढ़ती हुई जो तादाद है बड़ी तेजी से, इससे हम ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान की आगे अगले 3-4 हफ्ते की स्ट्रैटेजी है क्या? डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने कल भी प्रेशर की, उन्होंने कहा जी बड़ी तेजी से केसेस का भी सामने आना जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं और साथ साथ अमवात भी बढ़ रही हैं। सो आज भी डॉक्टर जफर मिर्जा साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने इन्हीं खदशात का इजहार किया है कि वुज़रा से। तो मैंने कहा हमारी पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो है क्या, इसको आप कैसे सम अप करेंगे? प्रोग्राम के सिलसिले में अपने मेहमानों को मैं यहाँ पे आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं और मुस्तफा नवाज खोकर भी बहुत जल्द हमारे साथ इस वक्त मौजूद होंगे। जो प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इसी पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। फवाद साहब, ये तो तेजी से केसेस बढ़ रहे हैं, पहले ही सिर्फ स्टैट्स थे और अब हम में से तकरीबन हर कोई है जो इसको जानता है, किसी ऐसे शख्स को जिसको कोविड हो चुका हो, या हम लोग सब हाई रिस्क पे हैं। और फेयर इनफ ये दुनिया में पूरा ये एक ऐसी अफ्ताद है जो पूरी दुनिया पर आन पड़ी है। सवाल सिर्फ ये है कि थोड़ी सी क्लैरिटी हमें अगर हुकूमती कैंप से मिल जाए कि इस वक्त बतौर स्टेट पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ये क्या पॉलिसी है इस वक्त पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ? पहली बात तो ये है कि ये जो स्टैट्स हैं ये काफी प्रिडिक्टेबल थे और हमने, आपको याद है कि मैंने ये ट्वीट भी की थी मिड जून में कि हमारी जो मिड मई में कि हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि जो जून के पहले 3 वीक होंगे उसमें कोरोना पाकिस्तान में जो है वो पीक करेगा। तो वो जो प्रोडिक्शन है वो उसके मुताबिक ही जो है वो अनफॉर्चुनेटली केसेस जो है वो बढ़ रहे हैं और अभी तक जो है वो अभी तक भी मामला जो है वो काफी हद तक कंट्रोल में है। और हमारा जो जिस तरह से आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी क्लिप दिखाया उसी में डॉक्टर साहब ने ये भी बताया है कि हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो उसके ऊपर अभी स्ट्रेन जो है 47% के करीब जो है वो अभी तक यूटिलाइज हो रहा है अभी, यानी 53% कैपेसिटी जो है वो अभी भी हमारे अवेलेबल है। ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए बड़ी क्लियर पॉलिसी है और पॉलिसी ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी का पहिया भी चलाना है और हमने अपनी सेहत का ख्याल भी करना है। उसके लिए रोजाना की बुनियाद के ऊपर एनसीओसी बैठती है, उसमें चारों सूबे शामिल हैं, उसमें फौज के लोग शामिल हैं, उसमें एनडीएमए के लोग शामिल हैं, एक्सपर्ट्स शामिल हैं। वो रोजाना फैसला है कि आज हमने कौन से जो हमारे सेक्टर्स हैं उनको हमने खोलना है, कहाँ पे हम स्क्वीज कर सकते हैं। रोजाना के रोजाना फैसले चला रहे हैं, रोजाना के रोजाना फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान हैज एक्चुअली डन रादर वेल देन मेनी अदर कंट्रीज।
अच्छा, लेकिन इसका कोई पॉलिसी का नाम नहीं, बिकॉज़ हम अंडरस्टैंडिंग जो एक्सपर्ट्स की थी, जो समझते हैं इसको, वो उनका ख़्याल था कि ये हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, फिर हुकूमत इसको ये क्लियर है कि ये हर्ड इम्यूनिटी पॉलिसी नहीं है? हर्ड इम्यूनिटी तो डॉन अखबार ने अपनी एक हेडलाइन लगाई थी। गवर्नमेंट में तो कभी हुँ, किसी ने नहीं कहा कि हम तो हर्ड हाँ, इम्यूनिटी जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। ये तो उनका एक एनालिसिस हाँ। था कि इसकी तरफ हाँ, जा लेकिन रहे लेकिन हैं। लेकिन फवाद साहब, ये यही मेरा क्वेश्चन है ना कि ये उनका एनालिसिस है, लेकिन जो तमाम इकदामात हैं वो हर्ड पॉलिसी वाले हैं हमारे, लेकिन हम उसको नाम हर्ड पॉलिसी का नहीं दे रहे। ये मुझे जरा समझा दें। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप कह सकती हैं कि उसमें एक ज्यादा जो है वो हर्ड इम्यूनिटी वाला हुँ, मामला जो है वो आया। उससे पहले एक्चुअली काफी एसओपीज के साथ मामला जो है वो चल रहा था। और अब भी हुँ, जो मिनिस्टर साहब ने बार बार अपनी जो तकारीर हैं, अपनी स्पीचेस में ये वार्न किया है कि अगर आप एसओपीज को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो एक्चुअली आप अपनी हुँ, जानों को डाल रहे होंगे। और हुँ, इन्होंने हुकूमत ने इसके ऊपर जोर दिया है। लेकिन हुँ, जुडिशरी के एक फैसले से यकीनन ये तासुर पैदा हुआ कि कोई हुँ, एसओपी नहीं है, हर चीज खुल गई। और उसके बाद हुँ, से अब तक फ्रेंकली एसओपीज को पहले तो इम्प्लीमेंट करना पहले ही बहुत मुश्किल था, क्योंकि देखिए हुँ, फ्रेंकली ह्यूमन नेचर ही के खिलाफ है। कैसे आप जो है वो आइसोलेशन में रहें, कैसे आप जो है वो एक दूसरे को ना मिले। हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है इंसान की। हुँ, ठीक है। के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल था। लेकिन एक दफा जब फिर एक हुँ, तब आपने जो सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स जिस तरीके से मीडिया में आए, उसके बाद हुँ। तो फिर वो भी इसको फॉलो करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो इसमें हर्ज क्या है फवाद साहब, अगर आप ये कहें, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में हर्ड इम्यूनिटी टाइप वो जो सिचुएशन क्रिएट हो गई, तो हुकूमत फिर अपना ले और कह दे जी कि यही पॉलिसी है हमारी, ताकि इसमें कोई हर्ज है अगर आप लोग क्लेम करें कि भाई ये हम इस तरफ जा रहे हैं, ओनरशिप पे ले लें इसकी कि भाई ठीक है, यही हमारी इस वक्त कौमी पॉलिसी है तो फिर। हर्ड इम्यूनिटी डजंट एग्जिस्ट। ये तो सिर्फ एक इमेजिनेशन का तस्वुर है जिस पर डिबेट हो रही है। ये ना ठीक है। कोई के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च कोई मुकम्मल है, ना ही हम्म। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको मालूम है कि इसका मतलब क्या है। ये तो अच्छा। एक बहुत सारी जो डिबेट्स चल रही हैं साइंस की दुनिया में, तिब की हम्म। दुनिया में, मेडिसिन की दुनिया में, जिनमें मुख्तलिफ दवाइयाँ आपने देखा पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन टेस्ट हुई, वो रिजेक्ट हो गई। हम्म। उसके बाद और हम्म। दवाइयाँ वो रिजेक्ट हो गई। आप रेमडेसिविर जो है वो चल रही है, उसके ऊपर टेस्ट हो रहे हैं। सो ये तो एक इमेजिनेशन का एक कॉन्सेप्ट है। इसके ऊपर कोई कंक्लूसिव ना रिसर्च है ये अभी तक आ सकी है, ना इसके ठीक ऊपर है। कोई आए हुए हैं, ना ही हमें फ्रैंकली हम्म। पता है कि इसका नुकसान क्या है और ये कितने अरसे में जाएगा। तो आप ऐसे तो नहीं अप्लाई कर सकते। अगर फॉर एग्जांपल आप ठीक है। हम्म। इस तरह के नतीजे में अगर सैकड़ों लोग जो है अपनी जान से हाथ धो बैठे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो लिहाजा अच्छा इस हाँ हाँ रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी ही हमें हाँ। लेनी चाहिए। अच्छा, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब की तरफ मैं बढ़ूंगी, बिकॉज ही नोज समथिंग अबाउट दिस टॉपिक, तो वो इस पे जरा आपकी एक्सपर्ट व्यू भी दे सकते हैं डॉक्टर साहब। तो ये हर्ड इम्यूनिटी तो नहीं है, ये मैंने कल डॉक्टर जफर मिर्जा साहब से पूछा था, उन्होंने भी कहा ये हर्ड इम्यूनिटी मेथड नहीं है। फवाद साहब ने भी कहा आपके सामने ही कि इस वक्त ये पॉलिसी नहीं है। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट के फैसले और जो ऑब्जर्वेशन है उसकी रोशनी में जो इकदाम ले रहे हैं वो उसको कह रहे हैं कि जी कुछ इस किस्म की ही सिचुएशन बन रही है। तो आपके नजदीक एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, मुझे पता है आपने बड़ी एक इंडिविजुअल लाइन ली हुई, आपने अपनी पार्टी लाइन नहीं ली हुई इसलिए मैं आपसे पूछी, तो ये क्या पॉलिसी है, आप क्या इंटरप्रेट कर पाए हैं इस वक्त, हमारी कौमी पॉलिसी क्या है कोविड को लेकर? देखिए, अगर आपने पहला बुनियादी अंडर ग्रेजुएट लेवल का कोर्स लिया हो एपिडेमियोलॉजी में, तो आपको पता होता है हर्ड इम्यूनिटी क्या है। इसमें हम्म। कोई इबाम नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी कोई इजाद नहीं है, कोकाफ की कोई दास्तान का हिस्सा नहीं है। एपिडेमियोलॉजी के अंदर एक स्ट्रैटेजी है कि जब 70-80% लोगों को कोई बीमारी हो जाती है तो जिसे मरना होता है वो मर जाता है, और जो बच जाते हैं लोग उनके अंदर इम्यूनिटी होती है। इस वजह से फिर वो एक दूसरे को इन्फेक्ट नहीं करते। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं एपिडेमियोलॉजी के अंदर। इसके अंदर तो कोई फिक्शन नहीं है, ना इसके अंदर कोई डिबेट है। हाँ, सवाल ये पैदा होता है वो नंबर क्या होगा, 60% होगा, 70% होगा, 80% होगा, कि जब 70-80% लोगों को बीमारी हो जाएगी, जिनमें से 5-6-7% लोग जो हैं वो मर जाएंगे, तो जो बच जाएंगे वो मईशत का पहिया चलाएंगे। और इस वक्त अगर आप हुकूमत की पॉलिसी देखें तो जिसको हम्म। भी फवाद साहब मेरे भाई, मेरे बड़े अजीज दोस्त हैं, आपको ये मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान के हालात बड़े अच्छे हैं। जरा मैं आपको हालात अच्छे बता दूं। वो कहते हैं हम्म। सैकड़ों लोग मर जाएंगे। 80 तो आज मर गए भाई, तो जी। सैकड़ों में कितना रह गया? 20 रह हम्म। गए हैं। 20 रह गए हैं सैकड़ों में। अब से आज से सिर्फ एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले ये नंबर 30 था।
और पूरी ऑपोजिशन सेनेट की मेरी आप तकरीर निकाल के देख लें, हम चीख के कह रहे थे कि आप जो पॉलिसी अपना रहे हैं ये मौत की पॉलिसी है, आप लोगों को इस भेड़िए, मौत के भेड़िए के मुंह में डाल रहे हैं। और आप ये तफरीक जो आप तकरार कर रहे हैं कि लाइवलीहुड यानी जान या जिंदगी या भूख या जिंदगी, ये तकरार ना करें, यह हुकूमत का काम नहीं होता। लोगों को मौत के मुंह में डालना हुकूमत का काम नहीं है, मौत के खिलाफ प्लान देना जो है वो हुकूमत का काम है। आज 13 लोग हांगकांग के अंदर, सिर्फ 13 लोगों की तशखीस हुई है, 13 के 13 पाकिस्तानी थे। दोबारा बताता हूं आपको, आज 13 लोगों की तशखीस हुई है हांगकांग में। पिछले 2 हफ्ते में 0 थे जो लोकली इन्फेक्टेड लोग थे, 13 के 13 पाकिस्तानी निकले। आज मेरा भाई जो है वो मास्क पहनने के बावजूद कोविड से कल इन्फेक्ट हो गया है, कल रात से उसके रिजल्ट्स आए हैं और वो कोविड पॉजिटिव है और इस वक्त आइसोलेशन के अंदर बैठा हुआ है। और हम सारे परेशान हैं क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर है। हर घर के अंदर ये दास्तान है। मेयो अस्पताल के चीफ जो हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो हैं, वो कल बिस्तर ढूंढते फिर रहे थे सर्विसेज अस्पताल में। सर्विसेज अस्पताल में कोई जगह नहीं है। मेरी कजन यहाँ पे नेशनल अस्पताल के अंदर डॉक्टर हैं, उनके एक कॉलीग हैं जिनका 24 साल का बच्चा एक दिन में मर गया है, एक दिन में मर गया 24 साल का बच्चा। वो मेडिकल का 4th ईयर का स्टूडेंट था। हमारे एक जानने वाले एक्वेंटेंस हैं कराची में जो कमिश्नर थे SECP के, वो परसों इंतकाल फरमा गए हैं। हर घर के अंदर ये दास्तान है। इससे ज्यादा बुरे हालात वो क्या हैं जिनको आप इंतजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान के बड़े अच्छे हालात हैं। आज से 2 हफ्ते पहले 700 लोग तशखीस हो रहे थे, फिर वो 1400 हुए, कल 2600 थे, आज 2500 थे। कितने लोग मर जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हुकूमत जिम्मेदार है। हुकूमत का काम है लोगों की जिंदगियां बचाना। बिल्कुल सही हुकूमत कह का रहे हो काम ये नहीं है कि साहब, हुकूमत कहे कि हम जिम्मेदार। और मैं ये भी आपको बता दूं कि मैंने एक प्रोग्राम में कहा था जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि ये हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के सर ये फैसला डालेगी। आज आप देख लें काबीना के मेंबर हमारे दोस्त इस प्रोग्राम में बैठ के सुप्रीम कोर्ट के सर पे डालने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था मसाजिद खोलने को, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इजाजत दें, तमाम ये फैक्ट्रियां खोल दें। सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये कहा था कि जब आपने सब कुछ खोल दिया है, सब कुछ खोल दिया है, तो फिर सिर्फ शॉपिंग मॉल बड़े आपने क्यों बंद किए हैं, ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन उन्होंने सारा जो मलबा है वो सुप्रीम। इसमें दो तीन बातें जो आप बात कह रहे हैं उससे मुझे प्रिंसिपली कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इस वायरस ने एक्ट किया है एज कम्पेयर टू जो दूसरे ममालिक हैं, इसमें अभी इसके जो इफेक्ट्स है वो माइल्डर है। मैं ये नहीं कह रही हर जान कीमती है, हर जान कीमती है वो, लेकिन ये पूरी दुनिया पे अफ्ताद है। पाकिस्तान में ये अभी माइल्ड है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा ये जो आप ये बात कह रहे हैं कि तो ये हुकूमत के पास जो बैलेंसिंग एक्ट है वो तो उन्होंने करना ही है ना। इतना लंबा लॉकडाउन तो आप देखें मुहज्जब ममालिक के अंदर भी लोग बाहर निकल आए, तो पाकिस्तानी अवाम का भी इतना सब्र का पैमाना था नहीं ना। तो ये तो दुनिया भर में ये हो रहा है। ये व्हाई आर यू सिंगलिंग देम आउट? जी, दो बातें कहूंगा। एक तो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त मौत की शरह 6% है, जबकि बाकी सारा मुल्क रिपोर्ट कर रहा है 2%। 300% मौत की शरह जो है वो हायर है खैबर पख्तूनख्वा में। क्यों है? इस वजह से कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनके जो वजीर सेहत हैं वो वाहिद वजीर हैं जो इंसिस्ट कर रहे हैं कि मैं रिपोर्टिंग मोर्टेलिटी की, मौत की जो रिपोर्टिंग है वो WHO की मुताबिकत से करूंगा। बाकी सारा मुल्क नहीं कर रहा। ये हुकूमत की पॉलिसी है कि वो इस वक्त मौत की शरह जो है वो WHO की मुताबिकत से रिपोर्ट नहीं कर रही। वहां पे एक हफ्ते में 24 लोग आए जिनको टेस्ट किया गया, वो मर गए, वो सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव थे। ये लोग किसी भी और सूबे में होते तो रिपोर्ट ना होते। तो जो मौत की शरह आपको खैबर पख्तूनख्वा में मिल रही है वो तो पूरी दुनिया से मुताबिकत रखती है। 6% तक आप पहुंच गए हैं। तो कौन सा आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात अच्छे हैं? किस तरह अच्छे हैं भाई? पाकिस्तान वहां पे है, सुनिए, पाकिस्तान के अंदर 60,000 लोग बगैर टेस्टिंग के तशखीस हो चुके हैं। पिछले हफ्ते 50% टेस्टिंग कम की गई, यानी पूरी दुनिया के अंदर हर रोज डबल हो रही है। पाकिस्तान ने आधी कर दी पिछले हफ्ते। इसके बावजूद लोग मरने वाले जो हैं वो 80 तक पहुंच चुके हैं। तो आप किस हालात में कह रही हैं कि पाकिस्तान बेहतर है? जब सब मर जाएंगे तो आपको लगेगा कि पाकिस्तान के हालात खराब हो गए। नहीं, ये बात नहीं, चूंकि बाकी जो यूरोप और दूसरे ममालिक में एक दिन में 1000, 1500 केसेस रिपोर्ट हो रहे थे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह हमें ना पहुंचाए, हमारी ना पहुंचाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ना पहुंचाए, पॉपुलेशन हमें हमारी ब्राजील यंग तक भी ना पहुंचाए, जिसकी वजह से हमारी कहीं ना पॉपुलेशन पहुंचाए। यंग है।
हाँ, और यंग हाँ। होने की वजह से किसी हद तक हमारे यहाँ अमवात की शरह में जरूर कमी होगी, ठीक है। क्योंकि हमारी 85% लेकिन नहीं, आबादी नहीं, जो है लेकिन वो जो आप 50 साल रिपोर्टिंग से की कम बात है, कर रहे लेकिन हैं, टेस्टिंग की तीन बात कर करोड़ रहे हैं, बिल्कुल मैं मारिया एग्री करती हूँ उस पे, बिल्कुल एग्री मारिया करती हूँ। 3 इन करोड़ दोनों लोग जो हैं वो 50 साल से ज्यादा उम्र के हैं और 60-65 साल से ज्यादा उम्र की लोगों में इस वक्त 10 से 20% अमवात की शरह है। तो जब ठीक है, ये चले सारे मुझे थोड़ा वायरस आगे घरों में बढ़ना है, पहुंचेंगे, जैसे हम थोड़ा आगे सबके बढ़ना घरों है। में पहुंच रहे हैं, तो बुजुर्गों को फिर क्या प्रोटेक्शन देगी एब्सोल्युटली जी, हुकूमत? ये स्टैट्स जो है ये फेसेस में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैं ये तो बात कल से कह रही हूँ। बहरहाल मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी बिकॉज सिंध हुकूमत भी इसमें एक बहुत बड़ी स्टेक होल्डर है, और ये फैसले जो है, ये शराकतदारी, फवाद साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपको जवाब देने का मौका दूंगी। इस तरह नहीं नहीं ना, मुझे, बहुत लंबी हाँ, तकलीफ कर दिया उन्होंने, को आधा घंटा ले लिया है, उसके जवाब नहीं तो इम्पोर्टेंट है। आपको भी इतनी ही बात करने का मौका मिला था फवाद साहब। बेशक आप लोग बाद में ना टाइमिंग वगैरह कर लिया करें, मैं बड़ा फेयरली सबको कंटेंट टाइम देने की कोशिश करती ठीक हूँ, है, उन्होंने तो लेकिन डॉक्टर साहब को है ना, असल हाँ, में हाँ, प्रॉब्लम एमएलएन का ये है कि नवाज शरीफ की बीमारी हो या कि कोरोना हो, उन्होंने एग्जेजरेशन करनी। अब ये भी हम्म, अभी जो डॉक्टर नवाज साहब शरीफ ने की एक लंबी बीमारी चौड़ी किधर से आई जो आज? तकरीर है वो की है, अच्छा चले फिर, और हाँ, हाँ, हमने देखा है कि पहले भी इन्होंने इसी तरह से ही जो है वो मामला पेश किया और हम्म, बताया कि किस तरह आज आप इकोनॉमी खत्म कर दें, मुल्क में कर्फ्यू लगा देंगे, ये उसके ऊपर कह देंगे कि जनाब बड़ा जुल्म हो गया, देखें हर चीज बंद, क्योंकि उनके स्टेक से नहीं है। ये तो नहीं, 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 ये बात मैं बड़े वसूल से स्टेक कह सिर्फ सकती हूँ। मेरे भाई की है, और ये हमारी पीएमएलएन नहीं है। इकोनॉमी बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं है। अगर वो इक़्तिदार में होते शायद वो भी नहीं, लॉकडाउन ना करते और इतना। क्या हक में ये क्या बिल्कुल करते हैं, पॉलिसी है, 100% करते हाँ, हैं। बंद कर वो दें भी ना या इस आप तरह लॉकडाउन करते जो सर। इस ये वक्त आपका ख्याल है मारिया? हुकूमत चला रही है, इनके पास तो कोई जवाब नहीं है, ना इनके पास कोई पॉलिसी है, ना कुछ चले है, जी, मुझे से बात खोकर करने मैंने साहब तो पे। मेरा पूरी ख्याल है, पॉलिसी सेनेट के और फ्लोर पे दी आपने है भाई। देखा जिस हाँ, नवाज शरीफ के आपको तकरीर के क्लिप चलाएं जिसमें मैंने पूरी पॉलिसी हुकूमत को दी है कि किस तरह आप बचा सकते हैं लोगों को मौत के मुंह में जाने से। आपने नवाज चले जी, शरीफ को यहाँ से छुड़ा के लेके ऐसी जज्बाती नहीं, तकरीरें मैंने करके आपने मैंने काबीना में मैंने बैठ के वोट किया है, उस एक मिनट मौजू ठहरे, पे मेरे भाई मैंने ने तो आना है। वोट किया कि और मुझे नाच की प्लीज खुदा के खोकर साहब वास्ते को मुझे जाने दो। गुफ्तगू में शामिल करने दें। ये इस पिछले टॉपिक पे मैंने आना है, ये जो तस्वीर आज आई है इस पे मैंने बात हाँ, करनी है, आगे बढ़ना है। मैं इस पे आपको जरा बताता मुझे सिंध हूँ, हुकूमत से भी बात कर मलिक लेने दें साहब जी, हो, उनकी पीएम रिप्रेजेंटेटिव से भी बात कर लेने दें, वो भी स्टेक होल्डर है इस डिसीजन में। एक नहीं है सिस्टम में, ये तो चाहते हैं कि बुरे हालात हो पाकिस्तान में, मैंने आपको किसी बताया तरीके से सिर्फ जेलम हमें के स्टेक है पाकिस्तान में और किसी जगह के नहीं है। और ना ही चले सिस्टम में। चले चले खोकर साहब जी, ये तो अब लॉकडाउन की तरफ तो दोबारा हम नहीं जा सकते बजाहिर, क्योंकि ना तो ये हुकूमत के अंदर सलाहियत है कि भाई लॉकडाउन करा सके, ना अब अवाम में इतना स्टेमिना है, वो भी एजिटेटेड हो जाते हैं। और ऑब्वियसली उसके बाद फिर वो मैं देख रही थी कि कुछ ऑब्जर्वेशंस भी हैं आला अदलिया की। सो लॉकडाउन तो है नहीं, टेस्टिंग जो है हम उस तरह से कर नहीं रहे, आधे नंबर पे जा रहे हैं। तो पॉलिसी फिर यही है कि जागते रहना, साड़ते ना रहना, अपना अपना ख्याल कर लें, और जो इसमें बच जाएंगे, जिनकी सेहत ठीक है, उनको देती है इजाजत, वो ठीक है, वो रिकवर कर लेंगे। बाकी तो ठीक है, पूरी दुनिया के ऊपर आई हुई है ये अफदाद, और अल्लाह अल्लाह की मर्जी है जी, क्या कर सकते हैं। शुक्रिया मारिया। सबसे पहले तो आपकी मैं आज ट्वीट देख रहा था कि आपका कोविड का टेस्ट पॉजिटिव आया है। हमारी तमाम नेक ख्वाहिशात, दुआएं थैंक यू। आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको खैर आफियत से रखे। इसी तरह भी डॉक्टर साहब ने प्रोग्राम में जिक्र किया उनके भाई जो जी, कैंसर सर्वाइवर है उनको कोविड डायग्नोज हुआ है। हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं उनके साथ भी हैं और तमाम लोगों के साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त जो तशखीस जिनकी हो चुकी है। हमारी नेक ख्वाहिशात है कि अल्लाह ताला आप सबको जल्द से जल्द रिकवरी दे। मारिया, गुजारिश ये है कि आपने दुरुस्त जिक्र किया कि इस वक्त जो हालात हैं उन हालात के अंदर काफी संगीनी पैदा होती जा रही है, और हुकूमत का जब भी कोई हालात इस तरह के खराब होते हैं या कोई इस तरह की सूरत हाल किसी भी कौम को उसका सामना करना पड़ता है तो हुकूमत को फिर लीडरशिप दिखानी पड़ती है। प्राइम मिनिस्टर जैसे भी हों, हमें उनके ऊपर 100 इतराजात हो सकते हैं, लेकिन ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री और ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप। अभी इस वक्त माजरत के साथ हम अगर पिछले 3-4 महीने में अगर हम वज़ीर आज़म की सोच देख लें, उनका रवैया देख लें, तो वो किसी भी सूरत ऐसा रवैया नहीं रहा कि जिसमें वो नेशनल कंसेंसस की बात करें या किसी एक इशू के ऊपर। आप लॉकडाउन ही ले लीजिए, लॉकडाउन के ऊपर वज़ीर आज़म पहले दिन से मुत्तफिक नहीं थे। हालांकि जिन सूबों के अंदर उनकी अपनी हुकूमत है, सिंध हुकूमत का तो पहले दिन से एक वाज़ेह मौक़िफ़ था
फिर DGI SPR को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, फिर वज़ीर आज़म गैर मुल्की अखबारात को तक को ये लिखना पड़ा कि वज़ीर आज़म तनहा नजर आए। तो ये टाइम लीडरशिप का है। आपने दुरुस्त कहा कि हमारी मईशत और हमारे अवाम का जो टेम्परामेंट है, स्टेमिना 2-3 महीने इसमें हमें गुजर चुके हैं कि वो काफी आगे जा चुका है। लेकिन उसके बावजूद हमारी नेशनल प्रायोरिटीज में इस वक्त क्या चीज शामिल है? नेशनल प्रायोरिटी हमारी इस वक्त कोई और चीज नहीं होनी चाहिए सिवाय इसके कि हमें अवाम की जान की तहफ़्फ़ुज़ करनी है। जान है तो जहान है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसी मौके पर आपने लीडरशिप दिखानी है और आपने गवर्नमेंट की अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है। हम जब पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें तमाम वो मुकामात जहाँ पर पब्लिक इकट्ठी होती है, जहाँ पर इसके फैलने का अंदेशा है, खा वो इबादत गाहें हो, खा वो शॉपिंग मॉल्स हो, खा वो बाजार हो, हमें वो सब बंद करने पड़ेंगे। और जब हम वो सब बंद नहीं करेंगे, सिर्फ यही हमारे पास एक तरीका है इसको रोकने का। इसका अभी तक इलाज कोई नहीं है। लेकिन खोखर साहब, बंद करने की ये तमाम चीजें, ये तो चाहे आप कह रहे हैं, चले आप लोगों की डिफरेंट एक अप्रोच थी, वजीर आजम साहब की डिफरेंट थी, बाद में NCOC के अंदर ये यकजा हो गई और एक कौमी पॉलिसी जो भी थी वो सबने इकट्ठी अपनाई। लेकिन इम्प्लीमेंट करने में तो आपको भी बड़ी स्ट्रगल हुई। मसाजिद के अंदर आप लोगों को भी बड़ा वहां पे लोगों को रोकना पड़ा। आप बाजार बंद रखना चाहते थे, इवेंचुअली खोलने पड़ गए आप लोगों को, बिकॉज ट्रेडर्स जो थे उन्होंने आपसे कहा कि हमें खोलना है। तो ये तो फैसले लेना एक और बात है, इम्प्लीमेंट करना एक और बात है। इम्प्लीमेंटेशन में 100% इम्प्लीमेंटेशन तो सिंध हुकूमत भी नहीं करा सकी ना। देखिए, आप ठीक कह रही हैं। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है कि जब कंफ्यूजन फैल जाए। वजीर आजम अगर एक बात कर रहे हो और पूरा मुल्क एक बात कर रहा हो, साइंटिफिक कम्युनिटी, डॉक्टर्स एक बात कर रहे हो, अब वजीर आजम पाकिस्तान जब टीवी पर बैठकर ये कहें कि ये कुछ नहीं, सिर्फ एक फ्लू है, तो आप मुझे बताएं कि अवाम कहाँ से इसको सीरियसली लेंगे? अच्छा। तो वजीर आजम का जो मौकफ पहले दिन से रहा वो उसके ऊपर एक नॉन सीरियस मौकफ था। और जरूर हमें मुश्किलात पेश आई, लेकिन फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि फिर स्टेट ने, हुकूमत ने अपनी रिट को साबित करने के लिए, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए मस्जिदों के ऊपर, इबादतगाहों के ऊपर, फिर वहां पर बाजारों के ऊपर, शॉपिंग मॉल्स के ऊपर, हर जगह लोगों के ऊपर FIRs भी दी। पुलिस ने उसको इम्प्लीमेंट भी किया। लेकिन जब सदर मुमलिकत बैठ जाए उलमा इकराम के साथ, वो बैठकर एक चीज तय कर ले, उसके बाद क्या गुंजाइश रह जाती है किसी के पास? लेकिन उससे भी हम आगे चलते हैं। अब हमारी, अगर हम सिर्फ मेरे दोस्त हैं, अजीज हैं फवाद, उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी को एक इमेजिनेशन उन्होंने करार दे दिया। ये 1930s का कॉन्सेप्ट है और एपिडेमियोलॉजी डॉक्टर साहब ठीक फरमा रहे थे कि अगर किसी को थोड़ा बहुत भी उसका पता हो तो ये एक रिकग्नाइज्ड मेडिकल चीज है, जो जिस तरह मीजल्स के हवाले से हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट हुई, तो ये एक साइंटिफिकली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल है। हुकूमत जो है उसकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ इस वक्त ये है कि हमारे हाथ खड़े हैं। हमारे लिए ये जरूरी है कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर हम अपनी रेट एस्टैब्लिश करने में नाकाम हुए, अवाम खुद अपनी हिफाजत करे। जैसे आपने कहा कि साढ़े तिना रहना, जागते रहना, इस तरह हुकूमतें नहीं किया करती। हुकूमतों का काम होता है आगे बढ़ना, हुकूमतों का काम होता है फैसले करना और फिर उन फैसलों पर अमल कराना, ना कि किसी के आगे घुटने टेकना। इस वक्त हमें, हमारे केसेस खतरनाक हद तक ऊपर जा रहे हैं, हमें दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा और हमें लॉकडाउन की तरफ जाकर फिर दोबारा हमें वो स्पेस गेन करनी होगी कि जिस स्पेस के अंदर हमारा हेल्थ सिस्टम नहीं कोप कर सकता। आप इंडिया में देखें, मुंबई में देखें क्या हो रहा है। हमारे अस्पतालों के बाहर बोर्ड लग रहे हैं कि अस्पताल फुल हो रहे हैं। तो ये एक बहुत गैर मामूली हालात है। फिर हमें दोबारा लॉकडाउन का फैसला करना, गैर मामूली हालात है, इसको दोबारा गैर मामूली रिव्यू करना पड़ेगा पॉलिसी का। फर्स्ट को दोबारा मिल बैठ रहे हैं, उसमें पता नहीं अब आगे क्या। लॉकडाउन तो मुझे नहीं लगता सजेस्ट हो रहा, चीजें जो है उनमें रिव्यू ही करके मुझे नरमी ही लग रही है, कुछ जगहों में मजीद रिलीफ दिया जाएगा। भारत ब्रेक पे जाना है, वापस आना है। इसके बाद फवाद साहब जो बात कर रहे थे, जी लीडरशिप चली गई PMLN की बाहर, आज तस्वीर सामने आई है नवाज शरीफ साहब की जिसमें वो बैठे हुए हैं, तो उससे बड़ी कंट्रोवर्सी जनरेट हुई। फवाद साहब ने खुद भी कुछ ट्वीट की। प्रोग्राम के अगले से जरा इस पे बात होगी। क्या इसका कोई एक सियासी मैसेज भी है? नवाज शरीफ साहब अगर उनकी तबीयत भली चंगी है तो क्या मुल्क आने के वापस इम्कानात भी उनके होंगे इवेंचुअली? ब्रेक के बाद फिर बात होगी, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। और आज सुबह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की लंदन में एक जो तस्वीर उनकी अपनी नवासियों के साथ ली हुई थी वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें वो बाहर बैठकर कॉफी पी रहे हैं, एस्प्रेसो पी रहे हैं। गालिबन इसकी तस्दीक मरीम नवाज साहिबा ने की भी बाद में अपनी ट्वीट के ऊपर। सो उसके बाद से एक बहस छिड़ गई, एक डिबेट छिड़ गई। इस तस्वीर से बाहर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सिवाय इस चीज के कि चूंकि मियां साहब बड़े हाई रिस्क पेशेंट है, तो अगर वो थोड़ा ख्याल कर लें, मास्क और ग्लव्स वगैरह पहन लें और ना ही एक्सपोज करें अपने आप को इस सूरत हाल में, खास तौर पे कोरोना जब बिल्कुल अपने उरूज पर है। बहरहाल उसके बाद मरीम नवाज साहिबा भी आज एक्टिव हुई हैं। उन्होंने भी इस तस्वीर के जवाब में काफी अग्रेसिव ट्वीटिंग की है। हुकूमती कैंप से फवाद चौधरी साहब ने भी ट्वीट की। उन्होंने कहा जी कि हमारे निजाम इंसाफ, कानून, इंतजामिया और अदालती निजाम का मुंह चढ़ाती ये तस्वीरें बताती हैं कि आखिर अवाम एहतसाब के निजाम पर कितना एतमाद कर सकते हैं। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ की एक झलक से उनके मुखालिफिन के औसान खता हो जाते हैं, इसी तरह इस तस्वीर से जिस तरह मियां साहब के चाहने वाले खुश हुए हैं और उनको हौसला मिला है, उससे उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि ऐसी हरकतों से सिर्फ अपना मजीद नुकसान और मियां साहब का अनजाने में फायदा कर जाते हैं। सो बहरहाल नवाज शरीफ साहब की तबीयत पहले से बेहतर लग रही है, सेहत भी पहले से बेहतर लग रही है, अच्छी बात है। फवाद चौधरी साहब, अब नवाज शरीफ साहब की वहां से जो तस्वीर आई है, लग रहा है कि उनकी कंसेंट के बगैर ली गई है। बहरहाल एक सिटीजन जिसे कहते हैं, विजिलेंटिज्म तो हमारे मुल्क में होता ही है बहरहाल, लेकिन ये आपको निजाम इंसाफ, कानून, इंतजामिया तो सारी आप लोगों के ही अंडर थी ना सर? ये आपकी नाक के नीचे ही हो गया अगर आपको लग रहा है कि कुछ फिशी चीज थी। आप ही की पंजाब हुकूमत थी, आप ही की हुकूमत थी, खान साहब की अपनी मंशा थी इसमें शामिल कि नहीं? अच्छा, मैं इस तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं पहले 30 सेकंड लूंगा। जो मुस्तफा साहब ने और डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हर्ड इम्यूनिटी की बात की, देखिए ओके। ठीक है, गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कोई हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर कंक्लूसिव स्टडी अभी तक नहीं हुई है। और अच्छा। अगर आप इस जानब बात भी करें तो देखिए अभी पाकिस्तान में कितने 2 लाख केस हैं, आबादी तो हमारी 22 करोड़ है। तो आप खुद ही देख लें, अंदाजा लगा लें कि आप अगर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे तो आपको कितना अरसा दरकार होगा और किस तरह। लिहाजा जब तक एक चीज कोई साइंटिफिकली प्रूव ना हो, एक चीज जिसके ऊपर कोई आपके पास ऑथेंटिक डाटा ना हो, आप उसको अप्लाई करना नहीं शुरू कर देते। जब तक अच्छा। पहले आपके रिसर्च होते हैं, डाटा आता है, उसके बाद जो है वो इस तरह की चीजें होती हैं। सो मेरा ये ख्याल है कि ये काम एक्सपर्ट्स का है। मुझे मुस्तफा को, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब को नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है, तो वी शुड नॉट। लेकिन इसको आसान कर लें। नहीं, इसको आसान कर लें, ये बिल्कुल, अलग चूंकि बात आपने है कि डॉक्टर मुसद्दिक नहीं, मलिक एक साहब। छोटी सी इसको आसान कर लें। आसान नहीं कर लें कि जब आप इस मुल्क में कहें कि जिस वक्त बिल्कुल पीक करना है ये कोरोना, और उस वक्त आप तमाम चीजें खोल दें, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल फ्लाइट्स, इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट्स, सब जगह ट्रेनें चला दें, तो इसको क्या कहेंगे फिर आप? ये किस तरफ हम जा रहे हैं? ये क्या इम्प्लाई कर रहा है? नहीं, देखिए मैंने आपसे ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक दो दफा नहीं, करोड़ दफा ये बात की है कि एसओपीज को फॉलो करके ही आप करेंगे। और नहीं कर रहे ना लोग, वो आपने देख लिया, नहीं कर ले लोगों ने। एसओपीज की ऐसी तैसी कर दी ईद के ऊपर और नमाजों के ऊपर। हाँ। वो तो इम्प्लीमेंटेशन का एरिया है ना, वो तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है। जिस तरह आपने अभी जिसका जवाब मुस्तफा ने नहीं दिया, और आपने बड़ा अच्छा सवाल उनसे पूछा था कि आप सिंध में क्यों नहीं करा सके। नहीं करा सके वो। हिंदुस्तान में पूरे में उन्होंने जो है वो लिटरली कर्फ्यू रखा, वहां पे भी केसेस क्यों बढ़ गए हैं? और आज हिंदुस्तान को क्यों खोलनी पड़ गई है, अपना जो कर्फ्यू क्यों उठाना पड़ गया? तो ये ऐसे आसान सवाल नहीं है जिनका जवाब 2+2 है, या आप एक लंबी तकरीर करके आप समझें कि आप इस के ऊपर जो है अपने नंबर बना लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट प्रपोजिशन एंड यू हैव टू एक्चुअली रियलाइज कि इसकी क्या इम्प्लीकेशंस है, और हर स्टेप की इम्प्लीकेशंस है। 4 दिन सिंध वालों ने जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोकी थी, इधर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, कश्मीर में पेट्रोल डीजल खत्म हो गया। अभी हम रोक देते तो अपनी गंदम हम कैसे उठाते? तो ये हर चीज की इम्प्लीकेशन है, हर चीज को देख के वो आगे चल रहा है। जहां तक नवाज शरीफ साहब की तस्वीर का ताल्लुक है, देखिए आपने अभी कहा कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी नवाज शरीफ साहब ने, पूरे मीडिया ने पाकिस्तान में हमें बताया कि अगर नवाज शरीफ साहब जो है उनको रात तक ये बाहर नहीं जाते तो उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। और MLN वालों ने जिस तरीके से, मरियम नवाज साहिबा ने, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने जिस तरीके से इन्होंने अपना जो है वो आपके सामने प्रेडिक्ट किया, ये अभी डॉक्टर साहब ने जो की जज्बाती, इसको 100 से ज़रब दे ले, इस तरह की जो है वो इन्होंने रोजाना गुफ्तगू की। फवाद साहब, आपकी अपनी हुकूमत में यास्मीन राशिद साहिबा थी, आपके अपने इमरान खान साहब के वो डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब थे, वो भी जाकर देखने के लिए, जो भी उन्होंने भी जाकर थोड़ा सा देखा। यास्मीन राशिद साहिबा ने भी बताया।
तो डॉक्टरों को बेवकूफ बनाया गया, उनको जाली रिपोर्टें दी गई। अब तो ये साबित होगी ना बात। अब तो वो चलिए वो ठीक है। आपकी हुकूमत में आपको सबको बेवकूफ कौन, मतलब ये या तो ना अहली है या इसलिए कोई एक चीज मान लीजिए कि आसानी से आपको बेवकूफ बनाया जा सकता है, यानी कि ठीक है ये मान ले फिर हम। देखिए आप जरा सारी से काबीना ने ये कहा उनको जितने केसेस में सजा हुई है उतने की गारंटी दे, उसके मुताबिक बाहर चले जाएं। कोर्ट ने कहा गारंटी की जरूरत नहीं, वो बाहर चले गए। उसके बाद आप ये देखिए कि जो अब वो ठीक है ना, अब तो तस्वीरों में भी बिल्कुल ठीक नजर आ रहे हैं। बिल्कुल आना चाहिए। ये मैं मुसद्दिक साहब से पूछूंगी, बिकॉज मियां नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह, मुसद्दिक साहब बेहतर तबीयत उनकी लग रही है और वो अगर बाहर फिर रहे हैं अच्छी बात है, तो वो मुल्क वापसी के इम्कानात के साथ तो ये हम ना समझे कि वापस भी आ जाएंगे या सिर्फ वहीं रहेंगे, मतलब जरा सिचुएशन एक्सप्लेन कर दीजिए ना हमें, क्या है इस वक्त नवाज शरीफ साहब की। जी मैं लेकिन आपने मैं समझता हूँ कि आपने बड़ी अच्छी एक तफरीक की है। मैं जरा आपकी बात को आगे पहले बढ़ा दूं कि हर्ड इम्यूनिटी की आउटकम और हर्ड इम्यूनिटी की पॉलिसी ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी ये है कि हमने कुछ नहीं करना, यानी इस वक्त हुकूमत क्या कर रही है, एसओपी आप अगर किसी वेबसाइट पे लगा दें और आप लोगों को बोलें कि जागते रहना, साढ़े तेना रहना, असी लिख के लाते ने, आप ही पढ़ लो और आप ही एसओपी कर लो। कौन सा मुल्क है जो ऐसे कर रहा है? आप दुबई में बाहर निकलें आपको $3000 जुर्माना हो जाता है अगर आप बगैर इजाजत के निकलें। अगर आप बहरीन के अंदर हो तो आपको वो ट्रैक करते हैं जहां पे आप बाहर निकलते हैं। सऊदी अरेबिया के अंदर कंपाउंड के अंदर आप मूव करते हैं तो आपको ट्रैक करते हैं और जुर्माना करते हैं। हर जगह पे इन्फोर्समेंट हो रही है, जुर्माने हो रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान कोई यूनिक मुल्क है जहां पे आप कह रहे हैं साढ़े तेना रहना, जागते रहना, कि हमने बस लिख के एक वेबसाइट के ऊपर लगा दिया, पढ़ लो और खुद ही उसको ऑब्जर्व कर लो। ऐसे थोड़ी होता है। कौन सा मुल्क है जो इस तरह की इन्फोर्समेंट करता है? आप बाजारों में चले जाएं, आप किसी जगह पे शाह आलम मार्केट में चली जाएं, आप लिबर्टी मार्केट में, खचाखच जगह भरी हुई हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर घर की, देखें आज इस प्रोग्राम के अंदर आपके तो हम दोस्त हैं ना चौधरी साहब, दोस्ती तो हमारी है ना। मेरा भाई अफेक्ट हो गया है, मारिया हमारी दोस्त है, वो नहीं, तो मैं तो समझना चाह रहा हूँ ना कि आपका हल ये है कि लोगों को गिरफ्तार करके सोटे मारे। नहीं ये सोते वाली बात पहले भी आप फवाद साहब कह चुके थे, कोई नहीं चाहता, ये कोई भी यही चाहता नहीं है, लेकिन स्ट्रिक्ट जो हुकूमत है वो कुछ अपनी रिट कायम करती है। मारिया को पॉलिसी तो सामने आनी चाहिए ना। चलें इसको बात को ठीक है, जो भी हम तो मजबूर हैं हुकूमत के सामने। देखिए अगर हुकूमत चाहेगी कि पॉलिसी ये हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम फरियाद कर सकते हैं, हम दरखास्त कर सकते हैं। मैंने सेनेट के फ्लोर के ऊपर एक तफसीली प्लान दिया है। नहीं कश्मीर में हुकूमत प्लान दिया है और मैंने आपको कहा है कि मैंने कोरोना वायरस के ऊपर लॉबी किया है, हुकूमत के साथ भी अक्रॉस द पार्टी लाइन भी लॉबी किया, अपनी पार्टी में भी लॉबी किया, टेलीविजन पे भी लॉबी किया, आज भी लॉबी कर रहा हूँ। लेकिन अगर हुकूमत नहीं मानेगी तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता ना। लेकिन मैं फिर भी फरियाद तो कर सकता हूँ। मैं आपके सामने और फवाद साहब के सामने, ये मेरे दोस्त हैं और ये समझते भी हैं और अच्छा खुला करते हैं। मुझे मेरी ख्वाहिश है कि ये इस बात को आगे बढ़ाएं। अब मैं आता हूँ नवाज शरीफ साहब की तरफ। देखिए नवाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत तो काबीना ने दी है। काबीना अब नहीं मानना चाहती तो बेशक ना माने। जिस तरह आज फवाद चौधरी साहब ने कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है जो हो रहा है कोविड-19 पे, बिल्कुल इसी तरह ये कह रहे हैं कि जी कोर्ट ने इजाजत दी। भाई आपने फैसल सुल्तान साहब को भेजा, आपने डॉक्टर शम्सी को भेजा, एक वजीर आजम पाकिस्तान के जिनकी हुकूमत है पंजाब में, जिनका सेक्रेटरी है, जिनकी वजीर हैं, जिनको अभी तक उन्होंने फायर नहीं किया, अगर वो एक शख्स का ये अंदाजा नहीं लगा सके कि उन्हें बीमारी है या नहीं है, तो ऐसे वजीर आजम को अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाए, और हमारा एक न्यूक्लियर मुल्क है जिससे झगड़ा होना है, वो भी एक न्यूक्लियर मुल्क है, हम उसको कैसे ट्रस्ट करें? कल को वजीर आजम साहब कह देंगे मुझे तो खबर नहीं हुई, मुझे तो बनाया ना, ये मान रहे हैं, ये ऑनेस्ट देखिए ना, मैं तो आपको ये कह रहा हूँ। लेकिन मैं ये पूछ रही डॉक्टर साहब कि नवाज शरीफ साहब जो है उनकी सेहत बेहतर है क्या वो सियासत वापस मुल्क, ये सवाल था ना मेरा आपसे। तो नहीं, मैं जरूर उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं आखिरी पहले सिर्फ एक सेकंड में बात करूंगा कि देखें ये बात नहीं है, ये हुकूमत जिम्मेदारी नहीं लेती। आप इनसे कोई भी सवाल पूछें, ये इसी तरह का जवाब देते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं। किस चीज के जिम्मेदार हैं? वजीर आजम पाकिस्तान है तो ये किसी चीज के जिम्मेदार नहीं है।
यानी इनको कुछ भी पता नहीं चलता, ना इनको पता चलता है इकोनॉमी कैसे तबाह हो गई, बेरोजगारी कैसे फैल गई, जो इतने कर्जे हमने 5 साल में लिए इन्होंने 1.5 साल में कैसे ले लिए, इन्हें कुछ भी पता नहीं चलता। इनको ये भी नहीं पता चला कि इस साल की चीज ओनरशिप कैसे के महंगी हुई। मसाइल तो इन्होंने है कहा 8 साल वैसे। पहले पीपल्स पार्टी ने सब्सिडी दी थी। देखिए, नवाज शरीफ साहब की जो सर्जरी होनी है उनके डॉक्टर्स ने मना किया हुआ उनको इस वक्त, और वो कह रहे हैं कि इस वक्त जैसे आप पाकिस्तान में भी देख रहे हैं कोरोना ठीक वायरस है, की तरफ वजह से उन्होंने तमाम सर्जरीज इस वक्त बंद की हुई हैं, और ओके, जैसे ही सर्जरीज खुलेंगी और उनकी सर्जरी होगी उसके फौरी तौर पे वो वापस आ जाएंगे। और मुझे तो लगता है उनके वापस आने के खौफ से ये रोज उन पे एक नया मुकदमा कर रहे हैं, और ये ठीक तस्वीरें है। देख के थोड़े से हैबत ज़दा हो रहे हैं और खौफजदा हो रहे हैं कि कहीं वापस आ ही ना जाए, और आ गया तो हमारा क्या बनेगा। तो चले, आप मुझे जितने मुस्तफा खान 5, साहब 10, को 15, शामिल करना 50 है गुफ्तगू मुकदमे के और अंदर। कर लें, हाँ, क्योंकि जी, इस सर्जरी के बाद वो वापस तो आए। चलें, ठीक है, आप कह रहे हैं इसके बाद वो वापस आ रहे हैं। ठीक है फवाद साहब, आपने सुन लिया। अब ये डिबेट चलनी है जी आगे भी, तो मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा फोकस रखूं। सो मुस्तफा साहब, ये तो मान लिया है फवाद साहब ने, वैसे पहले भी ये कह चुके हैं कि जी और लोग भी बाय द वे इस पे शक कर रहे हैं कि जी ये जो रिपोर्ट्स थी ये मैनेज हुई हैं, ये बेवकूफ बनाया गया है, ये कुछ हमारे साथ जो है कोई डबल गेम हो गई है। तो ये अब जाने के बाद ये जो तस्वीर है, ये सब कुछ, ये जो ट्वीट्स है, तो फिर वो जो जिसे कहते हैं ना सांप निकल जाए फिर लकीरें पीटना वाली से कुछ मसादिक आ रही है ये। जी, मिसालें तो और भी बहुत सी ज़हन में आ रही है। गुजारिश ये कि अगर हुकूमत समझती है, और फवाद साहब रिस्पॉन्सिबल वजीर हैं, हुकूमत के रुकन हैं, इन्होंने अभी कहा कि रिपोर्ट्स जाली थी, जिन जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर जाने में कामयाब हुए, तो फिर तो ये एक बड़ा आप हुकूमत में है, पंजाब हुकूमत भी आपके पास है, वफाक में भी वजारत दाखिला आपके पास है, IG इस्लामाबाद को हुक्म दीजिए मुकदमा दर्ज करें। पंजाब के IG पंजाब के वजीर दाखिला को कहिए इन जाली रिपोर्टों बनाने वाले डॉक्टर्स के ऊपर, और अदालत को मिसलीड करने के लिए, आपको मिसलीड करने के लिए आप सबके ऊपर FIR दर्ज करें, मुकदमे दर्ज करें और उन्हें अंदर करें। यानी टीवी पर बैठकर वो बातें करना जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए हो, वाह वाह कराने के लिए हो, रिटोरिक हो, वो एक डिफरेंट चीज है, और एक्चुअल कॉन्क्रीट चीजें ऑन ग्राउंड करना वो डिफरेंट चीज है। आप समझते हैं, आपने अभी कहा कि जाली रिपोर्टें थी, आप आगे बढ़िए बिस्मिल्लाह, और उन तमाम लोगों पर बशमूल अपनी जो वजीर सेहत है पंजाब की, उनके ऊपर FIR दर्ज करें, उन्हें काबीना से फारग करें। तो ये अब जो इस सारी सूरत हाल के अंदर, अब मारिया कल की जो प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग की, अब इस वक्त हमें जो हमारी नेशनल प्रायोरिटी है, उस नेशनल प्रायोरिटी में सबसे पहले है हमारी कोरोना के साथ हमें एक इस सूरत हाल का जो सामना है, हमें उससे लड़ना है, उसमें अपने अवाम को महफूज रखना है। ये हमारा एजेंडा नंबर 1 होना चाहिए। दूसरा, इस क्राइसिस के अंदर हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को हर सूरत मेंटेन रखना है कि हमारे यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा दुनिया में कह रही है कि मुख्तलिफ जगह पर कहत पड़ने का खदशा है, हमें अपनी फूड सिक्योरिटी के ऊपर तवज्जो देनी है। लेकिन कल टडी दिल का पाकिस्तान के अंदर हमला हो चुका है, पिछले 1 साल से उसके ऊपर सिंध हुकूमत चीख रही है, अब पंजाब तक, चकवाल तक, रावलपिंडी डिवीजन तक ये टिड्डी दिल पहुंच गई है, किसानों का नुकसान हो रहा है, हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंग रही। अब कल की मीटिंग में इन चीजों के अलावा वज़ीर आज़म क्या डिस्कस करते हैं कि हमने ईद के बाद जो है किसके ऊपर हमने मुकदमात में तेजी लेकर आनी है, किसको हमने अरेस्ट करना है, किसको हमने अरेस्ट नहीं करना। खुदारा इस वक्त आप अपनी नेशनल प्रायोरिटीज को सामने रखिए, कोरोना को सामने रखिए, फूड सिक्योरिटी को सामने रखिए, और फिर मईशत को सामने रखिए। अभी मेरे भाई ने फिर दोबारा बात कर दी हर्ड इम्यूनिटी के ऊपर। अब गुजारिश ये कि आप 55 रुपए लीटर के ऊपर तो आप हेलीकॉप्टर चला चुके हैं, तो अब आप नहीं, लेकिन मुस्तफा साहब यहाँ पे फवाद साहब ने थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन की, दैट मेक्स सेंस। उन्होंने कहा कि कोरोना की हर्ड इम्यूनिटी जो है ये क्वेश्चनेबल है, ये बात वो टेक्निकली ठीक कर रहे हैं। हर्ड इम्यूनिटी एज सच एक फिनोमेना है, लेकिन कोरोना के ऊपर जो हर्ड इम्यूनिटी है उसके बारे में मैं भी पढ़ रही थी कि वो उसके कोई सब्सटैंशियल अभी तक उसके बारे में कंक्लूसिव रिजल्ट्स नहीं है, तो वो क्लैरिफाई किया है उन्होंने अपनी दूसरी बात के अंदर। देखिए, बाद में कोरोना ऑनगोइंग एक चीज है, इसके ऊपर बहुत सी चीजों पे कौन सी दवाई काम कर रही है, कौन सी नई दवाई काम कर रही। अब एक दवाई रेमडेसिविर जो इस्तेमाल की जा रही है उसके बारे में है कि 15 दिनों से वो 11 दिनों पर ले आती है, जो रिकवरी टाइम है। बहुत सी ऐसी चीजें जो हर चीज ही इसके ऊपर अंडर स्टडी है, कोई चीज कंक्लूसिव नहीं है। लेकिन हर्ड इम्यूनिटी वो तो एक एस्टैब्लिश कॉन्सेप्ट है, आया वो इसके ऊपर कब उसका इतलाक होगा या नहीं, ये एक डिफरेंट सवाल है। लेकिन आप अगर मंतक को सामने रखें, लॉजिक को सामने रखें, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर चंद 100 केस थे,
जिस वक्त चंद 100 केस थे तो हमने लॉकडाउन की बात की, हमने लॉकडाउन मुल्क के अंदर किया। इस वक्त केसेस हमारे हजारों में चले गए हैं और ग्राफ में बिल्कुल हॉकी की तरह ऊपर जा रहे हैं हमारे केसेस। रोज हजारों के हिसाब से लोग सामने आ रहे हैं और उसमें फिर आप जरा मुल्क खोल रहे हैं। मुझे जरा इसका लॉजिक समझा दो, इसका लॉजिक क्या है? भाई लॉजिक तो खैर हमें भी मालूम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। हुकूमत चाहे कहे कि जी हर्ड इम्यूनिटी जो तमाम इंडिकेटर्स हैं, जो तमाम इकदाम है, उससे लगता तो यही है कि फिलहाल हमारी कौमी पॉलिसी यही है, चाहे आप इसका नाम लें या ना लें। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। ब्रेक पर जाएंगे, वापस आएंगे, आप लोग हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। चीनी की जो रिपोर्ट हुकूमत ने मंजर आम पर उसको डिक्लेयर किया था कि वो उसको हम पब्लिक कर दें, उसके बाद से एक नई सियासत इस पे शुरू हो गई है। पीएमएलएन ने बड़ा आज फोर्सफुली इस पे रिएक्ट किया है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शायद खान अब्बासी साहब ने उन्होंने सवालात उठाए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीनी की जो रिपोर्ट है उस हवाले से, जरा सुनिए। ये 1 किलो चीनी है, ये इसकी रसीद है 90 रुपए। इस डाके के जिम्मेदार इमरान खान, उस्मान बुजदार, हफीज शेख और असद उमर हैं। उनका नाम आपको इस कमीशन की रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। जब तक कमीशन इस चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदार अफराद, इसका सबसे बड़ा जिम्मा वज़ीर-ए-आज़म पर जाता है, इमरान खान पर, उसको नहीं बुलाएंगे, चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाएंगे, उस वक्त की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे और आज की ईसीसी चेयरमैन को नहीं बुलाएंगे, तो आपके कमीशन का कोई मकसद नहीं है। हुकूमत आज भी इस शुगर माफिया को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए प्रोटेक्ट कर रही है कि शुगर माफिया काबीना की टेबलों पर बैठा हुआ है, इमरान खान के घर में बैठा हुआ है, पीटीआई के अंदर बैठा हुआ है। आपने डाका मारा, आपने कमीशन बनाया और कमीशन की रिपोर्ट जो है नाकाफी है, क्योंकि उसने असल हकायक को छुपाया है और सिर्फ तवज्जो हटाने के लिए ऐसी बातें 347 सफ़े पर लिख दी हैं कि पाकिस्तान के अवाम को हकीकत ना पता चले। बहरहाल अगर इस रिपोर्ट की माने तो लगता है कि शुगर जो ये माफिया है ये खाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं, इससे पहले तकरीबन हर ही हुकूमत में वो उस टेबल पर बैठा होता है जहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं। ये बात अलबत्ता बिल्कुल सही उन्होंने उठाई कि भाई जो कमीशन में रिलीफ देने वाले हैं उनका जिक्र कहाँ पे। बहरहाल शहजाद अकबर साहब ने रिस्पॉन्ड किया इसके ऊपर और उन्होंने कहा है कि इसमें से जो बहुत सारे इल्जामात हैं वो झूठ है। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनके कारनामों के तो बहुत सारी लंबी दास्तानें हैं इसके अंदर। उन्हें या तो शायद ये रिपोर्ट समझ नहीं आ रही या वो समझना चाहते नहीं हैं और कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बातें शाहिद खान अब्बासी साहब ने की हैं, मैं भी आपके सामने साबित करूंगा कि किस तरह से वो झूठ बोलते हैं। शाहिद खान अब्बासी साहब का बतौर वजीर आजम जुर्म यह था कि इन्होंने सुलेमान शहबाज के इमा के ऊपर सब्सिडी दी, 20 अरब रुपए की दी कौमी खजाने से। कमीशन के सामने ना ही कोई जवाब दे सके, ना ही कोई कागज पेश कर सके। खादमे आला पंजाब के बनते थे, तिजोरियां आप अपनी भर रहे थे। ये चार्जशीट है आपके ऊपर। इस कमीशन की रिपोर्ट को सुबह शाम बैठ के ये कहना कि जी ये कमीशन की रिपोर्ट में तो कुछ भी नहीं है, इसको बचाने की कोशिश की गई है। आप किसी भी मिल की बात कर लें, चाहे उसका किसी जमात से ताल्लुक हो, सबके ऊपर पूरा जो फोरेंसिक हुआ है, जो चीज जिस तरह से आई है वो सबके सामने रख दी गई है। बड़ा क्लासिक केस है जी कि इस रिपोर्ट में से अपने अपने हिस्से की चीज को चुन लेना और उसको प्ले अप करना। फॉर एग्जांपल शायद खान अब्बासी साहब बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, भाई उनका भी तयन किया जाए जो ये रिलीफ देते हैं, ये बात यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो पीएमएलएन के दौर के अंदर सब्सिडीज मिली हैं उस हवाले से वहां पर उतनी लपकुशाई नहीं कर रहे। शहजाद अकबर साहब भी बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं जी कि ये जो सवालात वो पूछ रहे हैं उनके दौर के हवाले से पीएमएलएन के उनका जवाब नहीं दे रही पीएमएलएन। लेकिन साथ साथ वो इस बात से पहलू तही कर रहे हैं कि ये जो लीफ देने वाला जो था उसका तयन वाकई इस रिपोर्ट के अंदर हुआ है या नहीं हुआ। तो बड़ी सिलेक्टिव किस्म की इसमें दोनों अपनी अपनी मर्जी की चीजें इस रिपोर्ट पे से चुन रहे। बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।